हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस के इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जो आपके एग्जाम को लेके बीपीएससी पीटी एग्जाम को लेके बिहार बीपीएससी बीएसएससी मेंस, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, मद्य निषेध, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स को एक फुल कलेक्शन जो आपको 50 क्वेश्चन का सीरीज हम लाके दे रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और आने वाले एग्जाम में क्रैकिंग ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दें कि ये 99 नंबर सेट है और इसके पहले का भी सेट अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारे केसरिया कमिश्नर क्लास के यूट्यूब चैनल पर जाके सेट नंबर डाल के भी आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, या इसके अलावा हम इसका पीडीएफ भी अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का मतलब ये हुआ कि हर एक वीडियो का जितना भी अभी तक का सेट प्रैक्टिस हुआ उसका पीडीएफ आपको विदाउट सोल्यूशन किया हुआ और सोल्यूशन किया हुआ दोनों मिल जाएगा। इसके अलावा अनेक सब्जेक्ट से एनसीईआरटी का कलेक्शन क्वेश्चन भी आपको वहां मिल जाएगा, जो फुल कलेक्शन के रूप में हर एक सब्जेक्ट का डाला हुआ है, तो वो भी वहां आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। आपको बता दें, ये सेट प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला हर एक एग्जाम्स के लिए हम सेट प्रैक्टिस अवेलेबल आपके लिए करवाएंगे और सटीक क्वेश्चन को हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे और उसका एनालिसिस भी उसके बगल में करेंगे, ताकि आपको रिविजन करने में और उसको मेमोराइज रखने में आपको काफी हेल्पफुल महसूस हो। फ्रेंड्स, अगर ऐसा लगता है कि यह क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से लोग क्वेश्चन को सिलेक्ट करके और उसका आंसर डाल के और आपको यहाँ सोल्यूशन करने का हम पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए, और हाँ, अगर कोई कमी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम जरूर उसे पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे। सेट नंबर 99 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु है जो अभी सारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा, यानी आवर्धन की बात पूछा है और आपको दिया है अभी सारी लेंस। आप ध्यान दीजिएगा, अभी सारी लेंस, अभी सारी लेंस, अभी सारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। और अभी सारी लेंस का दिया हुआ है वस्तु की दूरी, दूरी रखी गई है, वस्तु की दूरी जो है u बराबर है 25 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तल लेंस में u यानी वस्तु दूरी, वस्तु दूरी जो होता है वह होता है आपका, वस्तु दूरी जो आपका होता है वो नेगेटिव में होता है, माइनस में नेगेटिव में होता है। जबकि आपको ध्यान दीजिएगा कि भी यानी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, जो प्रतिबिंब दूरी उत्तल लेंस में होता है वह होता है पॉजिटिव में भी और निगेटिव, ये दोनों ही प्रकार के होते हैं। अगर उत्तल लेंस दिया हुआ है और अगर प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वह प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक प्रतिबिंब है। क्लियर। और अगर यह निगेटिव है तो इसका मतलब यह आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्लियर, समझ गए। अब आपको दिया हुआ क्या क्या है, तो वस्तु की दूरी यानी u बराबर दिया हुआ है जो कि माइनस में होता है उत्तल लेंस में, तो यहां पे माइनस कर देंगे। आपको प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी v बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्यों हम पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर लेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा कि भी प्रतिबिंब की दूरी उत्तल लेंस में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, और यहां पर आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि वास्तविक प्रतिबिंब है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव में भी लेना पड़ेगा। अगर यह प्रतिबिंब आभासी होता या काल्पनिक होता तो ऐसे स्थिति में, आभासी प्रतिबिंब होता तो ऐसे स्थिति में हमें भी बराबर निगेटिव लेना पड़ता। क्लियर है। अब आवर्धन बराबर, आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है v बट्टा u, और v का मान आपको दिया हुआ कितना है 30 पॉजिटिव में, और u है दिया हुआ माइनस में 25, 6 25 30, 5 5 25 अर्थात माइनस 6 बट्टा 5। आवर्धन आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत उपयुक्त होता है, तो फ्रांसीसी बुकानन के द्वारा संकलित विभिन्न प्रकार का रिपोर्ट बिल्कुल सही है, आधुनिक बिहार के अध्ययन करने के लिए बड़ा जरूरी है। डिस्ट्रक्ट गजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, ये भी सही है आधुनिक बिहार के अध्ययन करने के लिए। फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज,
ये भी सही है आधुनिक बिहार के अध्ययन करने के लिए। तो इनमें से सभी आंसर जो होगा वो आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक बिहार का अगर अध्ययन करना है तो फ्रांसीसी का बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लैंड एंड सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज, इसके अलावा बिहार में प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार पत्र, पत्रिकाएं और साहित्यिक कृतियां जो है वो आधुनिक बिहार के अध्ययन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए सिलेक्ट करके लाते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को हम देने का पूरा प्रयास करते हैं। और यह आगामी जो भी एग्जाम होगा, चाहे तो वह आपका सिविल कोर्ट का एग्जाम बिहार का हो, बिहार का मद्य निषेध हो, एसआई हो, बीपीएससी पीटी हो, इसमें क्वेश्चन आपको हूबहू देखने के लिए मिल सकता है। तो आप इसका रिवीजन करना नहीं भूलिएगा, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, बार बार हम कह रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी का कलेक्शन भी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो वो भी आप अवेलेबल करवा लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे होती है। तो एक्स किरण जो होते हैं वो एक अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक्स किरण जो होता है वह एक अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी खोज जर्मनी के भौतिकविद विल्हेम कॉनराड रोएंटजन के द्वारा 1895 ईस्वी में एक्स किरण की खोज की गई थी। एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य परिसर की अगर बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक पाया जाता है। इसके अलावा अगर एक्स किरण के आवृत्ति परिसर की बात करें तो 10⁻18 से लेकर 10⁻16 हर्ट्ज तक होता है। एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। एक्स किरण की जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। एक्चुअली में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसमें एक्स किरण भी है, जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वह सभी का चाल प्रकाश के चाल के लगभग बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो एक्स किरण भी उसमें शामिल हो जाएगा। अयांत्रिक तरंग कहते किसको है या विद्युत चुंबकीय तरंग आप किसको कहते हैं। अयांत्रिक मतलब इसके संचरण के लिए करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का मतलब यह निर्वात में भी संचरित कर सकती है, इसे ही अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। जबकि यांत्रिक तरंग जो होता है उसको संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, निर्वात में वह संचरण नहीं कर सकता है, जैसे कि ध्वनि तरंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाचेरी खिलौने मिट्टी पर किए गए टेराकोटा और ग्लेजिंग कार्य का एक अनूठा संयोजन है। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है यह बिलाचेरी खिलौना जो कि मिट्टी पर टेराकोटा और ग्लेजिंग कार्य के लिए अनूठा संयोजन को प्रदर्शित करता है। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का बड़ा अनूठा प्रकार है जो खिलौना बनाने का। इसमें गुड़िया बनाया जाता है, खिलौना जो बनाया जाता है वो टेराकोटा से बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है, जिस पर ग्लेजिंग कार्य किया जाता है। जरा समझिएगा ग्लेजिंग कार्य जो क्या होता है। सबसे पहले बिलाचेरी खिलौना जो है वो तमिलनाडु के बिलाचेरी टैंक और इसके आसपास के स्थानों से मिट्टी के बने होते हैं। यहाँ सभी कारीगर जो होते हैं वो मोल्ड यानी सांचा, मोल्ड का मतलब सांचा, तो सांचे का उपयोग करके गुड़िया बनाते हैं। पहली बात, मोल्ड यानी सांचा का प्रयोग करते हैं और उसमें गुड़िया तैयार कर लिया जाता है और उन्हें हाथ से पेंट करते हैं। इन खिलौनों में मिट्टी पर बनाए गए टेराकोटा और ग्लेजिंग मतलब होता है कांच लगाना। मिट्टी का तो खिलौना तैयार हो गया सांचा में, अब उस पर कांच को लगाया जाता है, हाथ से पेंट करके उस पर कांच को लगाया जाता है, उसे ग्लेजिंग कहा जाता है। और यह बड़ा ही अनूठा नमूना होता है, पेश करता है, वो तमिलनाडु का है। तो आंध्र प्रदेश गलत होगा, तमिलनाडु यहाँ पे, सॉरी तमिलनाडु, इसका सही आंसर तमिलनाडु होगा। ग्लेजिंग कार्य जो बिलाचेरी खिलौना का किया जाता है वो तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिल की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध हैं। संगम साहित्य जो है, पुरातात्विक स्रोत भी वैसे उपलब्ध है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका संगम साहित्य जो है वो तमिल की जानकारी के लिए बड़ा ही उपयुक्त होता है, क्योंकि तमिल में पांड, चेरी एवं चोल ये 3 वंश का प्रमाण मिलता है तमिल में, और वो संगम वंश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो संगम, उससे रिलेटेड जो साहित्यिक रचना की गई है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। हालांकि पुरातात्विक स्रोत भी है जिसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे, जिसमें कहा गया ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोत से पर्याप्त है। जैसे कि अशोक के अभिलेख जो 2री एवं 13वीं शिलालेख में इसकी चर्चा मिलती है।
कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख पुरातात्विक स्रोत में। इसके अलावा महापाषाणिक कब्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, ये पुरातात्विक स्रोत हैं जिसे तमिल की जानकारी मिलती है, संगम वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो संगम साहित्य में तोल्लिकाप्पियम, जिसकी रचना तोल्लिकाप्पियर के द्वारा किया गया था, पतुपातु एवं एतुतोक्के, जिसकी रचना नक्कीकर के द्वारा किया गया था, तिरुकुल्लर एवं कुर्रल, जिसकी रचना तिरुवल्लुवर के द्वारा किया गया था, सभी साहित्यिक रचनाएं हैं जिससे संगम वंश के बारे में, तमिल के बारे में जानकारी मिलती है। आप ध्यान रखिएगा कि संगम साहित्य में कुल 3 प्रमुख राज्य की चर्चा मिलती है, पांड, चोल और चेर की, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसी पांड, चोल और चेर के बारे में इस संगम साहित्य में उद्भव के बारे में जानकारी मिलती है, जो प्रथम सदी ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में आ चुका था। संगम साहित्य के अनुसार दक्षिण भारत के उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड का राज्य विस्तारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ उसके तट से कितनी दूरी तक होता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, 320 किलोमीटर की दूरी या 200 नॉटिकल मील या 200 नॉटिकल मील दूर तक का क्षेत्र जो होता है, समुद्री क्षेत्र जो होता है, किसी क्षेत्र के तट रेखा से समुद्र में, वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ कहा जाता है। अब जरा समझिएगा क्या है यह EEZ। विश्व के सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए सन 1982 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बीच एक समझौता होता है। इस समझौता को अनकोलोज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के नाम से जाना जाता है, अनकोलोज के नाम से जाना जाता है। अनकोलोज के आधार पर अगर देखेंगे तो किसी भी देश की समुद्री सीमा 3 प्रकार की होती है। पहला प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र होता है या इसे कंटिजियस जोन कहा जाता है, और तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। बात करते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा की यानी टेरिटोरियल सी की, तो यह किसी भी देश के भू आधार रेखा से समुद्र में 12 नॉटिकल मील दूर तक का क्षेत्र जो होता है वो प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। खूब क्वेश्चन पूछता है, इसके अंतर्गत दिए गए अधिकार जो होते हैं यानी 12 नॉटिकल मील दूर तक जो समुद्री इलाका होता है किसी भी देश का, उसके समुद्र तट से, उसमें वह देश जिसको प्रदान किया गया है उसमें वह स्वच्छता का प्रबंधन कर सकता है और सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। अविच्छिन्न मंडल दूसरा होता है या फिर इसी को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, अंग्रेजी में कॉन्टिजियस जोन कहा जाता है। यह भू आधार रेखा से, किसी भी देश के भू आधार रेखा से समुद्र में 24 नॉटिकल मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा होता है। इसके अंतर्गत दिए गए अधिकार जो होते हैं वो सीमा शुल्क वसूल का अधिकार होता है, साफ सफाई का अधिकार के साथ साथ वित्तीय अधिकार जिसमें कारोबार करने का अधिकार दिया जाता है, इतना क्षेत्र तक, इतना दूरी तक, एवं इसमें कृत्रिम द्वीप का भी निर्माण किया जा सकता है। क्लियर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर बात करें तो यह किसी भी देश के भू आधार रेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल मील दूर तक या 200 समुद्री मील दूर तक, या इसी को किलोमीटर में व्यक्त करेंगे तो 320 किलोमीटर तक के क्षेत्र फैले हुए होते हैं। इसके तहत दिए गए अधिकार जो हैं कृत्रिम द्वीपों का इसमें निर्माण किया जा सकता है, और इसके साथ साथ वैज्ञानिक परीक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का भी उस देश को अधिकार होता है जिसके तहत यह प्रोवाइड किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि 1 नॉटिकल मील दूर बराबर कितना होता है, तो 1 नॉटिकल मील दूर बराबर होता है किलोमीटर में 1.842 किलोमीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत भारत में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश जो थे वो चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची को एक को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है कंपनी और दूसरा तरफ वह कहां स्थापित है जिसके बारे में चर्चा किया हुआ है। सूची 1 में पाल्को आपको दिया हुआ है। पाल्को जो है वो कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। HCL जो है वो स्थित है आपका खेतड़ी राजस्थान में। HZL जो है वो आपका उदयपुर में स्थित है राजस्थान में, और भेल जो है वो भोपाल राज्य में, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है।
जरा इसको देखिएगा तो बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को, इसकी स्थापना 27 नवंबर 1965 ईस्वी को सोवियत संघ की सहायता से किया गया था और इसका प्रमुख केंद्र कोरबा यानी छत्तीसगढ़ तथा कोयना यानी महाराष्ट्र में स्थित है। HCL की बात करें तो इसका पूरा रूप होता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यह राजस्थान के खेतड़ी में तांबा यानी कॉपर उत्पादन का प्रमुख केंद्र होता है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 ईस्वी में किया गया था। HZL की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड होता है। यह राजस्थान के उदयपुर यानी जावर की खान जो उदयपुर में है वह जिंक उद्योग के लिए बड़ा फेमस होता है, तो यह उदयपुर में स्थित है और यह जिंक निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था। भेल की बात करें तो इसका पूरा रूप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिकल्स वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भेल की स्थापना की बात करें तो 1964 ईस्वी में भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ऑक्टेन नंबर के द्वारा, ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। अब पेट्रोल की गुणवत्ता ही क्यों, सारे ईंधनों की गुणवत्ता का निर्धारण जो होता है उसके ऑक्टेन संख्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है, अपस्फोटन दर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। क्लियर? अपस्फोटन दर क्या होता है? जैसे कोई भी ईंधन अगर जल रहा है तो जलने से पहले अगर वह धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में सारा ऊर्जा को खपत कर दिया और आपको एनर्जी के रूप में जलने के बाद कुछ ही एनर्जी प्रोवाइड किया, उससे ज्यादा एनर्जी धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में अगर लगा दिया है तो उसे ही उसका अपस्फोटन कहा जाएगा। और यह अपस्फोटन यानी धात्विक ध्वनि जितना कम होगा किसी भी ईंधन में, उसका ऑक्टेन संख्या का मान उतना ही अधिक कहलाएगा। क्लियर? और जितना ऑक्टेन संख्या का मान अधिक होगा किसी भी ईंधन में, उसे उतना ही उत्तम श्रेणी का ईंधन माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी या इसी को कछारी मिट्टी या इसी को कहेंगे जलोढ़ मिट्टी या इसी को अपोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह अधिक बिहार के कुल क्षेत्रफल का 90% भूभाग पर कछारी मिट्टी पाया जाता है। बिहार में कुल बात करें तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जिसमें उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार 2 भागों में बंट जाता है मिट्टी के आधार पर। उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी पाया जाता है, जिसे पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। दूसरा तराई मिट्टी पाया जाता है उत्तर बिहार में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी अर्थात बांगर जिसे कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहा जाता है। इन 4 मिट्टी का प्रकोप उत्तर भारत में मिलता है, जबकि दक्षिण बिहार की उत्तर बिहार में मिलता है पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी और नई जलोढ़ यानी खादर मिट्टी। दक्षिणी बिहार की मिट्टी की बात करें तो टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दक्षिण बिहार में करैल और कवाल कहा जाता है। तो करैल और केवाल मिट्टी जो होता है वो दक्षिण बिहार की मिट्टी होती है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी होती है जिसे बलथर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापना है तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। हालांकि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए 2 रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है रिएक्टर स्केल या फिर रीचर स्केल। अब रिएक्टर स्केल या रीचर स्केल जो है इसे भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा को माप कर लगाया जाता है। इस स्केल में 0 से लेकर 9 अंक तक की संख्या लिखा रहता है और प्रत्येक अगला अंक अपने पिछले अंक की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। दूसरा जो स्केल होता है भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला वो होता है मर्केली स्केल। लेकिन मर्केली स्केल जो है वो उतना विश्वसनीय नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूकंपीय तीव्रता का मापन जब मर्केली स्केल से किया जाता है तो यह मनुष्य के अनुभव और उसके प्रेक्षण के आधार पर किया जाता है। इस स्केल में 1 से लेकर 12 अंक तक की संख्या लिखा रहता है। अब चूंकि प्रेक्षण और अनुभव पर आधारित होता है मर्केली स्केल पर भूकंप की तीव्रता, जिसके कारण से भूकंपीय तीव्रता को सही अनुमान लगाना संभव इसमें नहीं हो पाता, अतः इसे विश्वसनीय नहीं माना जाता है। विश्वसनीय रिएक्टर स्केल और रीचर स्केल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकर का दर्शन क्या है? तो आदि शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था, अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था, यानी नॉन डुअलिज्म का प्रतिपादन आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इनका मानना था अद्वैतवाद के तहत कि जीव यानी कोई भी आत्मा और ब्रह्मा
ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। इस कारण से इसे अद्वैतवाद कहा जाता है। इनके द्वारा आदि शंकराचार्य के द्वारा भारत में 4 अलग अलग स्थानों पर 4 मठ की स्थापना की गई थी। श्रृंगेरी मठ जो दक्षिण भारत के रामेश्वरम में स्थित है, श्रृंगेरी मठ। गोवर्धन मठ दूसरा मठ है, गोवर्धन मठ जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। शारदा मठ जो गुजरात के द्वारका में स्थित है, जिसे द्वारका मठ भी कहा जाता है। ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में स्थित है। तो 4 मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ, तो 4 मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, 4 अलग अलग स्थानों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके द्वारा होता है? तो वह होता है विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण किया जाता है और मानकीकरण प्रोवाइड किया जाता है। अब देखेंगे तो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि उत्पाद यानी श्रेणीकरण और मार्किंग दोनों करने के लिए अधिनियम 1937 ईस्वी, जिसे 1986 ईस्वी में संशोधित किया गया था, इसके अंतर्गत कृषि तथा इसके संबंधित उत्पाद के प्रोत्साहन और मानकीकरण एवं श्रेणीकरण में लगा हुआ है। यह एक मार्क, कृषि के लिए एक मार्क प्रोवाइड करने का काम विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा बात करें ऑप्शन नंबर ए, भारतीय खाद्य निगम की यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, एफसीआई की, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम होता है एफसीआई। एफसीआई एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम 1964 ईस्वी के तहत 1965 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तीसरा ऑप्शन, भारतीय मानक संस्था की बात करें यानी आईएसआई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 ईस्वी को प्रमाणन चिन्ह योजना को संचालित करने और उपभोक्ता संरक्षण को सुविधा के लिए की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी ऑप्शन नंबर डी की बात करें, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को कोलकाता में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा स्थापित किया गया। यह एक संस्था था जिसे 1959 ईस्वी में संसद के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्थान का दर्जा प्राप्त हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किसमें सीमित होती है, कहां तक सीमित होती है? तो संविधान के अनुसार जो न्यायिक पुनर्वीक्षण की शक्ति होती है वह विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा सीमित किया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, न्यायिक पुनर्वीक्षण क्या होता है? अगर यह वो शक्तियां होती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की यह मेनली शक्तियां होती है, और यह वो शक्ति होती है जिसके द्वारा बनाया गया कानून, कानून तो कहां बनता है? संसद में बनता है, विधानमंडल में राज्य में बनता है। तो बनाया गया कानून जो कार्यपालिका के द्वारा जारी किया जाता है और आदेशों तथा प्रशासन द्वारा जारी किए गए कार्यों की जांच की जाती है। जो कार्यपालिका के द्वारा कानून बनाया गया है, संसद में कानून, विधानमंडल में कानून बनाया गया है, उस कानून के आदेशों तथा उसके प्रशासन के द्वारा जारी किए गए कार्यों की जांच करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। और अगर उन कार्यों के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, तब तक ठीक है। लेकिन अगर संवैधानिक संरचना में, ढांचा में छेड़छाड़ हुआ है और वह मूल संरचना के नहीं है अनुसार, तो ऐसे स्थिति में न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक पुनर्वीक्षण कानून की व्याख्या तक ही सीमित किया गया है। अनुच्छेद 368 के अनुसार यह संविधान को सर्वोच्च स्थान देता है। संविधान के कुछ अनुच्छेद जिसके तहत न्यायिक पुनर्वीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 13 का 2, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो था वो सरीसृप केवल नहीं था। आर्कियोप्टेरिक्स का मतलब होता है आध पक्षी, आधा पक्षी था आधा सरीसृप था, यानी पक्षी और सरीसृप इन दोनों के बीच का कड़ी कहा जा सकता है आर्कियोप्टेरिक्स को। इसका हिंदी होता है आध पक्षी। जरा समझिएगा, आध पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स पहला ज्ञात पक्षी था। इसकी उत्पत्ति जुरासिक काल में 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और यह सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी थी। अब जरा देखिएगा कि इसका रेप्टिलियन कैरेक्टर कौन कौन से अंग प्रदर्शित करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, टूथ हेड ब्रेक मतलब जबड़े पर जो दांत था, टूथ हेड ब्रेक जबड़े पर जो दांत लगा हुआ था वह इसके रेप्टिलियन कैरेक्टर को प्रदर्शित करता था। इसके पंख में, विंग में क्लॉ था
मतलब विंग में नाखून था, मांस पर विंग में मांस था और मांस में नाखून था, जो इसके रेप्टिलियन कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। तीसरी बात, पीछे इसके जो पुच्छ लगे हुए हैं, इस पुच्छ पर फिगर को देखेंगे तो पुच्छ पर लॉन्ग टेल पर मेनी वर्टिब्रेट था, इसमें बहुत सारा प्रकार का कशेरुकी था, जिसके कारण से यह रेप्टिलियन कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। तो तीन गुण जो आर्कियोप्टेरिक्स में थे उसे सरीसृप का लक्षण प्रदर्शित करते थे। एक टूथ हेड ब्रेक यानी जबड़े पर दांत, दूसरा विंग क्लॉ यानी पंख पर नख जो था, नखरित पंख जिसे कहा गया, और तीसरा पूंछ जो इसका पीछे का वर्टिब्रेट के रूप में था, वो इसको रेप्टिलियन क्लास में लाके खड़ा करता है। जबकि इसे पक्षी वर्ग में कौन सा कैरेक्टर, तो एयर फॉल बिंग विथ कंट्रोल फीदर, यानी कि फीदर जो है, पंख लगा हुआ जो है, जो इसको उड़ने में मदद करता है, वह इसके एविस क्लास के जीव होने के लिए कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नखरित पंख थे, जबड़े पर दांत थे और इसमें पूंछ लगे हुए थे, ये आर्कियोप्टेरिक्स के मुख्य लक्षण है। निम्नलिखित दर्रे को पहचानिए और संबंधित राज्य के साथ इसका सही सुमेलित करना है। तांगलांग लॉ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित दर्रा है। हल्दी घाटी की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और असीरगढ़ का किला जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर जो आपका चला जाएगा वो जाएगा 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब बारी बारी से जरा देखिएगा। तांगलांग लॉ दर्रा, इसकी ऊंचाई 5328 मीटर, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाली पहाड़ी दर्रा है और यह NH3 नेशनल हाईवे 3 लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित दर्रा है। हल्दी घाटी की बात करें तो यह राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में खमनोर एवं बलीचा गांव के मध्य एक ऐतिहासिक तंग प्राकृतिक दर्रा के रूप में जाना जाता है। दीफू दर्रा की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह भारत, म्यांमार और चीन की विवादित ट्रांजैक्शन सीमा के क्षेत्र के आसपास स्थित है। यह एक पहाड़ी दर्रा है और यह मैकमोहन रेखा पर स्थित दीफू दर्रा है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किस रेखा पर स्थित है दीफू दर्रा, तो आप ध्यान दीजिएगा मैकमोहन रेखा पर दीफू दर्रा स्थित है जो अरुणाचल प्रदेश में है और यह भारत, म्यांमार और चीन के विवादित ट्राइब जंक्शन सीमा के क्षेत्र के आसपास स्थित है। असीरगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है असीरगढ़ और असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में प्रमंडल यानी डिवीजन की कुल संख्या कितनी है, तो 9 प्रमंडल बिहार राज्य में कुल हैं, जिसमें 9 प्रमंडल की बात करें तो पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध प्रमंडल, ये 9 प्रमंडल बिहार में है। इसके अलावा बिहार में कुल 38 जिला, 101 अनुमंडल, 534 सामुदायिक विकास खंड, 43,103 राजस्व गांव, 44 पुलिस जिला, जिसमें से 40 सिविल तथा 4 रेलवे जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथ रहे थे, उनका नाम क्या था, लुई फिशर। जो अमेरिकी पत्रकार थे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान महात्मा गांधी के साथ इन्होंने रहे थे और इनका प्रकाशन भी उन्होंने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था, यानी ब्रिटिश को यहां से भगाने का एक महत्वपूर्ण आंदोलन और निर्णायक आंदोलन था। जरा ध्यान दीजिएगा, यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था और यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, जिसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। हालांकि 9 अगस्त 1942 ईस्वी के मध्य रात्रि में जिस दिन शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर जारी किया गया और इसके तहत प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण से भारत छोड़ो आंदोलन को एक नेतृत्व विहीन आंदोलन की संज्ञा भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 3 राजधानी वाला विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है। जरा समझिएगा यह कब लाया गया था 3 राजधानी वाला विधेयक, तो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली सरकार ने विवादित आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्र के समावेशी विकास कानून 2020 में लाया गया था। किस लिए,
यह कानून जो है 3 राजधानी स्थापित करने के उद्देश्य से 2020 में लाया गया था। किस नाम से? तो आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास कानून को लाया गया था, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजित किया? ध्यान दीजिएगा, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष पर आयोजित होने वाला त्रिपक्षीय यानी 3 देश है तो त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास दोस्ती है। इसका आयोजन 15वां संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया, क्योंकि यह 2021 में यह आयोजन लास्ट आयोजन हुआ था, 15वां संस्करण 2021 में। अब इसका आगामी आयोजन जो होगा वो 2023 में होने वाला है। क्लियर? 2020-21 में यह 30 वर्ष पूरा कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट किस संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है कि कोई भी विधेयक जब संसद के द्वारा विधानमंडल के द्वारा पारित कर दिया जाएगा, ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेगा राज्यपाल उस विधेयक को। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में किया गया है। अब समझेंगे अनुच्छेद 200 में क्या कहा गया है। तो किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। कहने का मतलब है कोई भी विधेयक जब विधानमंडल में से पारित होगा तो वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब राज्यपाल इसको देखेंगे, समझेंगे। राज्यपाल का मन होगा तो सहमति देंगे, नहीं मन होगा तो सहमति को रोक भी सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन इनके पास क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इस विधेयक को विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में किया गया है। राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनर्विचार का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ विधेयक को वापस भी कर सकता है। कहने का मतलब है कि उस विधेयक पर एक बार पुनः फिर से विचार करने के लिए वापस सदन को भेज सकते हैं राज्यपाल। वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब राज्यपाल को ऐसा एहसास हो जाए कि यह विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को जोखिम में डाल सकता है, तभी वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए ऐसा हो चुका है, तमिलनाडु के राज्यपाल ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट से छूट वाली विधेयक को काफी विलंब के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया था विचारार्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारमुज की जलधारा निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ देती है? तो हारमुज जलधारा जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ देती है। वही ईरान यानी फारस और यूएई यानी अरब को एक दूसरे से अलग कर देता है। हारमुज जल संधि 2 जलीय क्षेत्र फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ दिया, लेकिन 2 देश फारस को यानी ईरान को और यूएई यानी अरब को एक दूसरे से अलग कर देता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी की बात करें, लाल सागर और अदन की खाड़ी, तो बाब अल मंडेल जल संधि जो है वो अदन की खाड़ी को लाल सागर को जोड़ देती है और साथ ही यमन यानी एशिया महादेश तथा जिबूती यानी अफ्रीका महादेश को एक दूसरे से अलग कर देती है बाब अल मंडेल जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित इसमें से नहीं है? तो बफर स्टॉक है, आयात है, समर्थन मूल्य है, तीनों है, लेकिन लाइसेंसिंग प्रणाली जो है वो कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। अब जरा समझिएगा कृषि मूल्य नीति क्या है, एग्रीकल्चर वैल्यू पॉलिसी क्या है। इसके 3 घटक है, एक तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा बफर स्टॉक और तीसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये तीनों के तीनों जो है कृषि मूल्य नीति के अंग, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं जरा इसको समझिए। प्रमुख फसल जो है 24 प्रकार का फसल जिस पर सरकार के द्वारा एमएसपी लागू किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू किया जाता है। क्यों? तो इसके खरीद पर खाद्यान्नों के बफर स्टॉक, ताकि इसको एक मिनिमम, उससे ज्यादा मिनिमम इसका प्राइस नहीं हो सकता, किसानों के हित के लिए है। क्लियर? उससे ज्यादा मिनिमम नहीं हो सके उस अनाज का दाम, इसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी कर दिया जाता है कुल 24 फसल पर सरकार के द्वारा, और उसको खरीद कर खाद्यान्नों में बफर स्टॉक बना लिया जाता है, इन्हें स्टॉक कर लिया जाता है। बफर स्टॉक उसको बनाने के लिए और उसके बाद उसे पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से इसके वितरण के दोहरे उद्देश्य के लिए किया जाता है। यानी वितरण जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके तहत उस खाद्यान्न को, उस फसल को बफर स्टॉक कर लिया जाता है। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है।
लाइसेंसिंग प्रणाली की अगर बात करें तो यह औद्योगिकीकरण से संबंधित प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने 1630 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था? यहां पे थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, औरंगजेब 1630 ईस्वी में नहीं, यहां पे सुधार करके इसको करेंगे 1663 ईस्वी में। औरंगजेब ने सन 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो 1630 ईस्वी में तो औरंगजेब था भी नहीं, शासनकाल उसका था ही नहीं। क्लियर, शाहजहां का शासनकाल था। अब बात करते हैं कि औरंगजेब जो है वो 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उसके पहले का मुगल शासक बताना है जो सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था, वो था अकबर। अकबर ने 1582 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। अगर उसके भी पहले बात किया जाए तो हुमायूं मुगल शासक, पहला मुगल शासक था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। क्लियर, सबसे पहला मुगल शासक हुमायूं जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। दूसरा अकबर हुआ 1582 ईस्वी में, और तीसरा पूर्ण प्रतिबंध लगाया 1663 ईस्वी में औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो कोई भी कण एक समान गति पर, उसका वेग जो है एक समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर, उसका वेग एक समान हो सकता है। परफेक्ट है कि हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कण का गति एक समान है, गति स्पीड एक समान है, चाल एक समान है, तो उसका वेग एक समान हो सकता है या उसका वेग भिन्न भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग जो है एक सदिश राशि है। एक निश्चित दिशा इसके साथ संलग्न होता है, सदिश होता है, यानी दिशा भी इसमें निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित इसमें किया गया है? महात्मा गांधी के अमुक नायक के प्रकाशन किए थे? बिल्कुल नहीं। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया थी? नहीं, महात्मा गांधी से था। एनिवेशन डे कॉमन बिल का प्रकाशन एनिवेशन के द्वारा किया गया था? बिल्कुल सही। और बी आर अम्बेडकर केसरी का संपादन नहीं किए थे, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, केसरी का संपादन मराठी भाषा में। जरा विस्तार से देखिएगा तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कॉमन बिल, इस बात को ध्यान दीजिए, कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया नामक दो पत्रिकाएं निकाला गया था। न्यू इंडिया और कॉमन बिल एनी बेसेंट के द्वारा अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए निकाला गया था पत्रिका। सन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के साथ सहयोग करके होम रूल सोसाइटी की स्थापना इनोवेशन के द्वारा किया गया था मद्रास के क्षेत्र में। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनके द्वारा केसरी, जो कि मराठी भाषा में, जो कि एक दैनिक समाचार पत्र था, और साप्ताहिक समाचार पत्र मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक काव्य की भी रचना किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज की नामक समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जबकि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की अपनी आत्मकथा थी। बी आर अम्बेडकर के द्वारा सूत्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन और कैसे का संपादन बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशेरुकी में नहीं पाया जाता है। पृष्ठ रज्जु जो होता है वो आकाशेरुकी, नोटोकॉर्ड जो होता है वो आकाशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता है। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट जीवों को बांटा गया है दो भागों में, यानी कि मेरु रज्जु के आधार पर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रेट जो होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है, मेरुदंड जो होता है जिसमें पाया जाता है उन्हें वर्टिब्रेट एनिमल कहा जाता है, और जिसमें नहीं पाया जाता है उन्हें इनवर्टिब्रेट एनिमल कहा जाता है। क्लियर? तो आकाशेरुकी प्राणी जो है, इनवर्टिब्रेट जो है, उन प्राणियों को कहा जाता है जिसमें मेरुदंड यानी नोटोकॉर्ड नहीं होता है, और न ही किसी अवस्था में उसके आयु के किसी भी अवस्था में मेरुदंड विकसित नहीं होता है, उसे अकशेरुकी प्राणी कहा जाता है। जबकि कशेरुकी प्राणियों के कुछ प्रमुख उदाहरण है कीट, अकशेरुकी के कुछ उदाहरण कीट, केकड़ा, झींगा, घेंगा, ऑक्टोपस, स्टारफिश, ये सभी जो है वो अकशेरुकी जीव होते हैं। कहने का मतलब इसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता, नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत का उदाहरण होता है। एंडीज पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो एंडीज पर्वत जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बलित पर्वत या मोरदार पर्वत किसको कहते हैं? तो जब पृथ्वी के आंतरिक खिंचाव बल के कारण धरातल का वह पृष्ठ
क्षेत्र जो मुड़कर एक पर्वत का निर्माण ले लेता है उसे ही बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहा जाता है। अब यह दो प्रकार का होता है, बलित पर्वत और मोड़दार पर्वत। कौन कौन दो प्रकार का होता है? तो एक नवीन प्रकार का होता है, नवीन बलित पर्वत होता है, और दूसरा होता है प्राचीन बलित पर्वत। दो प्रकार के बलित पर्वत होते हैं, नवीन बलित पर्वत और दूसरा प्राचीन बलित पर्वत। नवीन बलित पर्वत पहले समझेंगे कि क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। नवीन बलित पर्वत जो होता है वो दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियों वाले पर्वत श्रेणी जो है वह नवीन बलित पर्वत के अंतर्गत समझे जाते हैं। जैसे हिमालय जो कि एशिया में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, आल्प्स यूरोप में तथा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणियां होती हैं जिसको नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। जबकि नवीन बलित पर्वत की बात करें तो इसका निर्माण तृतीयक युग में हुआ था। प्राचीन बलित पर्वत की बात तो इसका निर्माण क्लेडोनियन युग में हुआ था, अर्थात कहेंगे तो पूर्व कैम्बियम युग में हुआ था प्राचीन बलित पर्वत का निर्माण। वर्तमान समय में प्राचीन बलित पर्वत जो है वो घर्षण पर्वत का रूप ले लिया है, जैसे कि अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत और आपलेशियन जो अमेरिका में स्थित है। ये सभी पर्वत जो है वो प्राचीन बलित पर्वत के उदाहरण है। तो इंडीज पर्वतमाला जो है वो नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, पर्वतमाला के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब बना था? तो श्री कृष्ण सिंह की अगुवाई में 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। देखेंगे ये फिनटेक हब क्या होता है। तमिलनाडु सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है। फिनटेक गवर्निंग की स्थापना 23 नवंबर 2021 को उद्योग मंत्री थंगम थेनारासु की अध्यक्षता में की गई थी। यह उभरता हुआ क्षेत्र है जिसे तमिलनाडु सरकार द्वारा मजबूती से बढ़ावा दिया जा रहा है। फिनटेक सिटी की कुल लागत 165 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसके तहत अध्याय 5 में और धारा 5 के अनुसार राज्यपाल जो है वो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होके मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अध्याय 5वां, धारा कैवा 5वां। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है तथा इस समिति के सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं। इसके अंतर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मानव अधिकार संरक्षण जो समिति है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है और विधानसभा विपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होता है। अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति और परिषद में विपक्ष का नेता समिति का वो भी सदस्य कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का कौन सा स्तर होता है? तो आयन मंडल जो होता है वो रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उपयुक्त माना जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, आयन मंडल जो है वो हमारे वायुमंडल का चौथा मंडल होता है आयन मंडल, और इसकी ऊंचाई 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक मानी जाती है ऊंचाई पर। यह मंडल संचार संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह मंडल पृथ्वी से छोड़ी जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पुनः पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है, जिसके कारण से हम लोग आसानी से रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन का इस्तेमाल आसानी से कर पाते हैं। तरंगों के संचरण के आधार पर अगर बात किया जाए तो इस आयन मंडल को कुल 3 परत में बांटा गया है, एक डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। डी लेयर जो होता है वो दीर्घ रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है, जबकि ई लेयर जो होता है वो मध्यम तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करती है, और एफ लेयर जो होता है वह परत सूक्ष्म या लघु तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण को पृथ्वी की ओर परावर्तित करते हैं। आप याद रखिएगा, आयन मंडल में 3 परत तरंगों के संचरण के आधार पर, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। डी का मतलब दीर्घ रेडियो तरंग, ई का मतलब होता है मध्यम तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग को वापस करेगा पृथ्वी की ओर, और एफ लेयर जो है वो सूक्ष्म या लघु तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग को
पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है। इसके अलावा देखा जाए वर्णमंडल जो है वो सूर्य का हिस्सा है। क्षोभ मंडल जो है वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे पहला मंडल होता है। क्षोभ मंडल नीचे से सबसे पहला मंडल होता है, इसे ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मौसम परिवर्तन सभी प्रकार की घटनाएं, बारिश होना, बर्फबारी होना, बादल घिर जाना, आंधी तूफान आना, सभी प्रकार की घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, जिस कारण से इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है। आज समताप मंडल की बात करें, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है अंग्रेजी में। समताप मंडल जो होता है वो शांत मंडल के नाम से जाना जाता है और यह वायुयान के उड़ान के लिए काफी उपयुक्त मंडल माना जाता है। इस समताप मंडल में एक विशेष प्रकार का बादल पाया जाता है, जिसे मुक्ताब मेघ बादल कहा जाता है। क्लियर? लेकिन इससे किसी भी प्रकार का वर्षा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किससे संबंधित होता है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह पंजाब राज्य से झेलम नदी प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान जाती है। झेलम नदी, तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका निर्माण कार्य 1987 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल स्ट्रक्चर नेविगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो कर सुधार से संबंधित है विजय केलकर समिति की रिपोर्ट। जरा समझिएगा, केलकर समिति की रिपोर्ट अब संरचना विकास के PPP मॉडल की समीक्षा और पुनरुद्धार से संबंधित है। समिति ने नवंबर 2015 में वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब वर्ष 2000 की बात करें, वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने टैक्स सुधार की सिफारिश करने के लिए विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और इस समिति ने अपना रिपोर्ट 17 साल के बाद 2017 में दिया 30 जून को, जिसके तहत कर सुधार को लागू करते हुए जीएसटी को लागू किया गया था। यानी जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर? तो केलकर समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया है ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध। ब्रिटिश साम्राज्य के संदर्भ में इनकी दमनकारी उनकी नीति थी, नेताओं पर दमन करता था, इसके खिलाफ सिस्टर निवेदिता ने कहा था ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुकी है और हर तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी एवं हीन हो चुकी है। सिस्टर निवेदिता की बात करें तो यह स्कॉटिश आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेखक थे एवं यह स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है ग्रैमी पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1959 ईस्वी में की गई थी और ग्रैमी पुरस्कार जो है वह प्रतिवर्ष अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार जो है कुल 108 श्रेणी में सोने का पानी चढ़ा हुआ पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन प्रदान किया जाता है। संगीत के कुल 108 श्रेणी में यह पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? आप ये भी याद रखेंगे, प्रतिवर्ष अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग एंड आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसकी शुरुआत 1959 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? वह है रेह या कलर। यह उपजाऊ नहीं होता है, यह एक प्रकार की मिट्टी होता है जिसमें कंकड़ और पत्थर बचे हुए होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में, समूचे भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है वो भारत की तुलना में क्या है? अधिक है। भारत की तुलना में अधिक है। अब कैसे अधिक है जरा इसको समझिएगा। तो वर्ष 2001 से 11 के दौरान, अब क्योंकि 2011 की जनगणना की बात किया तो 2001 से 11 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत दशकीय वृद्धि दर जो रही वो 17.7% रही। इसका मतलब है राष्ट्रीय औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 7.7% अधिक रही थी। बात करें तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बिहार का मधेपुरा रहा, जहां का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 31.12% है, जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बिहार का गोपालगंज है, जहां का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 19.02% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे क्या माना जाएगा? उसे पूर्ण बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं? जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसे उस बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से अगर हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर
नहीं आएगा। मतलब बेकार के लगे हुए, उतना आदमी की आवश्यकता है नहीं, लेकिन उसमें उतना आदमी लगा हुआ, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। सामान्य स्थिति की बेरोजगारी की बात करें तो यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इस स्थिति में व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह वर्ष के व्यस्त लगभग भाग जो होते हैं अर्थात 183 दिनों के लिए काम करना चाहता है और उसे 183 दिनों का भी रोजगार नहीं मिल पाता है, तब ऐसे स्थिति में सामान्य स्थिति का बेरोजगारी कहा जाएगा। पूर्ण बेरोजगारी किसे कहा जाएगा? तो ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता होने के बावजूद उसे काम नहीं मिलता है और वह पूरा समय बेकार रहता है, वह पूरी तरह परिवार के कमाने वाले सदस्य पर आश्रित होता है और उसे ही पूर्ण बेरोजगार कहा जाता है। इसे ही खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। यानी पूर्ण बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं सम्मिलित किया गया है? किसी पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं सम्मिलित किया गया है तो जैविक को, अजैविक को, ऊर्जा को, लेकिन स्थानिक को नहीं शामिल किया गया पर्यावरण के मूल संगठन में। जरा ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के संगठनों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन? तो भौतिक या अजैविक संगठन, जैविक संगठन और ऊर्जा संगठन। ये तीनों के तीनों जो है वो पर्यावरण के संगठन के 3 प्रमुख प्रकार हैं। क्लियर? तो इसमें स्थानिक को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया हुआ है? जरा बारी बारी से इसको समझिएगा। क्लास मेमोरी के बारे में सही नहीं है। यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है, बिल्कुल ही सही है। यह विस्तृत ताप परास -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस में काम कर सकता है, बिल्कुल सही है। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अधिक सस्ता है, बिल्कुल ही यह गलत है। फ्लैश ड्राइव महंगा होता है। यह कम शक्ति का उपयोग करता है, ये भी इसके बारे में सही है। तो सही आंसर जो होगा फ्लैश मेमोरी के बारे में कि यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अधिक सस्ता होता है, ये फ्लैश मेमोरी के बारे में गलत है। जरा समझिएगा फ्लैश मेमोरी होता क्या है। तो यह कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल निकायों में प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार की मेमोरी होती है जो विद्युत ऊर्जा में के नहीं रहने पर भी बना हुआ रहता है, अर्थात यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा एवं डिजिटल उत्पादों में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि फ्लैश मेमोरी के ही उदाहरण समझे जाते हैं। हार्ड ड्राइव की अपेक्षा बात करें तो फ्लैश मेमोरी को बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर प्रति यूनिट स्टोरेज के संदर्भ की तुलना की जाए तो फ्लैश ड्राइव जो होता है वो सामान्य हार्ड डिस्क से महंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन गैस होती है? तो क्लोरीन गैस जो होती है, इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो क्लोरीन जो है वो एक रंगीन गैस होती है जिसका रंग जो होता है वो हरा या पीला रंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो जरा ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं था। अंग है, बज्जी है, वत्स है और मगध। कौन सा बिहार का महाजन पद बिहार में प्रचलित नहीं था? तो यह वत्स जो है वो बिहार का क्षेत्र के अंतर्गत नहीं शामिल था। बात करें तो प्राचीन भारत में 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से मिलती है। बात करें अंग की तो अंग इसकी राजधानी चंपा थी जो वर्तमान में भागलपुर एवं मुंगेर जो कि बिहार में स्थित है, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में अंग था। बज्जी की बात करें तो इसकी राजधानी वैशाली विदेह या फिर मिथिला में स्थित थी। वर्तमान में वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जो बिहार के आसपास का क्षेत्र है। वत्स की बात करें, वत्स महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी कौशाम्बी में स्थित थी। वर्तमान में यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। तो वत्स जो है वो बिहार का क्षेत्र नहीं है। मगध की बात करें तो इसकी राजधानी गृहब्रज या राजगृह थी। यह वर्तमान में पटना गया जो कि बिहार के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण कौन सा है? तो भारतीय कृषि में भूमि बहुत ही कम है और अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब भूमि बहुत कम है और इसमें संलग्न जो श्रमिक है वो बहुत ही ज्यादा है। क्लियर? इसके अलावा भी भारतीय कृषि की विशिष्ट अभिलक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कम भूमि है, अधिक श्रमिक है, खाद्यान्न की प्रधानता है, फसलों की विविधता है। ये सभी प्रमुख अभिलक्षण है भारतीय कृषि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए कथनों पर और नीचे दिए गए सही कूट को चुनना है। 2 कथन दिया हुआ है और इसमें आपको ग्रुपिंग के रूप में आंसर चुनना है। क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी या आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है? बिल्कुल ही गलत है। ये प्रॉक्सी सर्वर जो है टीसीपी या आईपी जो है वो एड्रेस उपलब्ध नहीं करवाता है प्रॉक्सी सर्वर।
दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट्स से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों के अग्रेषित करता है। यह बात बिल्कुल सही है, यानी कथन 2 जो है वो बिल्कुल ही सही है। जरा समझिएगा, प्रॉक्सी सर्वर जो है टीसीपी या आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं कराता है। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो किसी क्लाइंट से प्राप्त एप्लीकेशन तथा वास्तविक सर्वर के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग तंत्र कहां विकसित हुआ है? तो वो विकसित हुआ है मध्य यूरोप में। सबसे ज्यादा दिए गए ऑप्शन के अनुसार सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग तंत्र। आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास मध्य यूरोप में हुआ है। यूरोप के विभिन्न देशों में आंतरिक जलमार्ग की लंबाई की बात करें तो अलग अलग है। फ्रांस में 5600 किलोमीटर, जर्मनी में 4640 किलोमीटर, बाल्टिक निम्न भूमि में नीदरलैंड की बात करें तो 6400 किलोमीटर तक भी स्थित है। तो सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग तंत्र जो है मध्य यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है, जो सीमा पार भुगतान के लिए नवीन प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा? यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब जरा समझिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में बीआईएस ने एक वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है। यह G20 टेक स्प्रिंट का चौथा संस्करण होगा। यह सीमा पार भुगतान के लिए नवीन प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। और यह 4 जून 2023 से आवेदन जमा करने के लिए विश्व भर के डेवलपर्स के लिए प्रतियोगिता खुली रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। स्मृति मंधाना को हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। निकहत जरीन की बात करें तो एमएनडीसी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क निकोलस को नियुक्त किया गया है। मार्क निकोलस को मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर मार्क निकोलस को बुधवार को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी का अगला अध्यक्ष चुन लिया गया है। निकोलस वर्तमान अध्यक्ष स्टीफन फ्राइंग की जगह लेंगे और अक्टूबर 2023 में जिम्मेवारी संभालेंगे। ग्रेग बार्कले की बात करें तो वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो रिचर्ड गोल्ड है। दिए गए सारे ऑप्शन का हल हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIUA के सहयोग से स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG द्वारा आयोजित सेमिनार का नाम क्या दिया गया है? तो वह रिवर सिटीजन अलायंस ग्लोबल सेमिनार इसका नाम दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन है। अब जरा देखिएगा, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG ने राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIUA के साथ मिलकर 4 मई 2023 को नई दिल्ली में रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज का आयोजन किया है। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की सेवा को देते विराम, लेकिन आप अपना रिवीजन करते रहिएगा। एग्जाम अपने समय पर आएगा भी जाएगा भी, आप पीछे न रह जाए रिजल्ट के। इसके लिए आपको तैयारी बेहतर होना चाहिए, रिवीजन बेहतर होना चाहिए और रेगुलरिटी में तैयारी होना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।